हेलो स्टूडेंट्स। तो आज 20 डेज सीरीज़ फॉर कंप्लीट मैथ्स ऑफ क्लास 10th में आपका स्वागत है। और ऑलरेडी हम लोग 4 चैप्टर्स फिनिश कर चुके हैं। मतलब आज 4th चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऑलरेडी जो चैप्टर्स हम लोगों ने कवर किया है वो है सर्कल, स्टैट, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। मैं बेसिक टू एडवांस हर चीज़ कवर कर रहा हूँ। कोई बेसिक का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी ये लेक्चर आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही यहाँ पे एज ए गेस क्वेश्चन लिया है, क्योंकि मैंने देखा है 10th बोर्ड में होता है क्या यार, 10th बोर्ड में वही पूछे जाते हैं जो पहले पूछे गए, मोस्टली क्वेश्चंस वही होते हैं। तो मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को, हर वैरायटी को मैंने कवर किया है। बड़े सावधानी से मैंने क्वेश्चन पिक किया है। इसमें इसमें जो भी क्वेश्चन हमने पिक किया है वो पूरे ध्यान रख के पिक किया कि क्या आपको आगे पूछा जा सकता है। ठीक है, और नोट्स लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जो कि आपको न्यू वीडियोज़ का अपडेट्स मिलता रहे। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ताकि जो कुछ भी मैं नया मटेरियल दूँ, कुछ गेस क्वेश्चन दूँ, फार्मूला सीट दूँ, तो सारा आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लास्ट क्लास से ही हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला हम लोगों ने कर लिया था। उसमें बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। आप पीछे जाके देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्टिंग से देखना। अगर आप पहले से जानते हो तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपको सब चीज़ समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन अपना, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5, 12, 19 हैज़ 50 टर्म्स। अब एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें आपका 50 टर्म्स है, और वो स्टार्ट कैसे है, कहाँ से? 5 है, फिर 12 है, फिर 19 है, एंड सो ऑन। और 50 टर्म्स है, ऐसे करके 50 टर्म्स तक गया। फाइंड द लास्ट टर्म। तो आपको लास्ट टर्म निकालना है, मतलब अपने को A50 निकालना है। A50 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस 49D। अब A क्या है इस AP का? A है इसका 5, और D क्या है? D कैसे निकालते हैं हम लोग? सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, 12 माइनस 5। तो इसका D जो है वो 7 है। इसमें रख दिया A और D का वैल्यू। A इज 5 एंड D इज 7। तो ये कितना हो गया? 5 और 49 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 343। और इन दोनों को ऐड कर दिया तो 348, इसका 58 टर्म हो गया। हेंस फाइंड द सम ऑफ लास्ट 15 टर्म। अब देखो, फर्स्ट पार्ट तो काफ़ी इजी था, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम भी आएगा तो लास्ट 15 टर्म्स के सम में कहीं प्रॉब्लम आ भी सकता है। तो कई तरीके से इसको निकाला जा सकता है। मैं इजीएस्ट वे बता रहा हूँ। आप क्या करो, जब भी हमें लास्ट 15 टर्म बोले या लास्ट का 15 टर्म बोले, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो आप एपी को ना रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करने का मतलब है लास्ट टर्म को सबसे पहले लिखिए और फर्स्ट टर्म को सबसे लास्ट में। इसका लास्ट टर्म है 348 एंड ऐसे करके सो ऑन। और इस एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो ये 5, 12, 19 है, तो हो जाएगा 9, 12 एंड 5। अब इधर से अपने को एपी का सम लिखना है। और एपी को रिवर्स करने पे क्या होता है? एपी को रिवर्स करने से फर्स्ट टर्म चेंज हो जाता है और कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज होता है। कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होता। कॉमन डिफरेंस पहले कितना 7 था, तो अब कॉमन डिफरेंस -7 हो गया होगा। आप यहाँ देख सकते हो, क्योंकि 12 में से अगर 19 को माइनस करोगे, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, तो कितना आ जाएगा? 12 माइनस 19 इज -7। तो इस एपी का हमें S15 निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है अपना? एस एन इक्वल टू n/2। n की जगह हमें रखना है 15। 15/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये अपना फॉर्मूला होता है। तो अब मेरा a क्या बन गया है? 348। तो 15/2 इंटू 2 इंटू 348 प्लस n-1। तो 15-1 कितना हो जाएगा? n की जगह 15 रख देंगे आप, तो 15-1 14 एंड d इज -7। बस इसका कैलकुलेशन कर लेना है, अपना आंसर आ जाएगा। तो 2 इंटू 348 कितना हो जाएगा? अगर ये 350 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते तो 700 आ जाता है, लेकिन अब 4 कम, तो 696 और 14 7 से कितना होता है?
98, तो -7 है तो -98, तो 15/2 और 696 में से अगर 98 हटा देंगे तो आ जाएगा आपका 598, और 2 से 1 कैंसिल आउट, 299, और 299 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, कर लेते हैं 299 इंटू 15, तो 299 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 299 इंटू 15, तो और ये 299, तो कितना हो जाएगा 518 कैरी 1, 9 4 13, 114 का 4 कैरी 1, 4485, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो गया। तो कोई खास क्वेश्चन नहीं था, मेन कॉन्सेप्ट यही था कि आपको इस एपी को रिवर्स कर देना चाहिए, उससे उसका फर्स्ट टर्म चेंज होता है और कॉमन डिफरेंस चेंज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 119, तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ने में कुछ भी हड़बड़ी आपको नहीं करना है। एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 S17 is given, first 17 is 714, find the sum of its first n term, में Sn निकालना है और हमने यहाँ कुछ ऑप्शंस लिख रखे हैं, ठीक है। तो Sn के लिए हमें क्या चाहिए, A और D चाहिए, क्योंकि Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो बस n के टर्म्स में तो आंसर आएगा ही, चूंकि Sn बोला ही है, तो हमें A और D पता चल जाए, रख दे, अपना आंसर आ जाएगा। अब A और D कैसे निकलेगा, इसके लिए हमें यूज करना है ये दो गिवन इंफॉर्मेशन। तो पहला इंफॉर्मेशन है आपका S7 इक्वल टू 119, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें n की जगह आप रख दो 7, Sn इज n/2, मतलब 7/2, 2A ये तो पता नहीं, और n-1, तो n की जगह 7, 7-1 कितना 6, D इक्वल टू 119, अच्छा 7 से इसको कैंसिल आउट होना चाहिए, और हो रहा है कितना टाइम्स, 17 टाइम्स, और ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 17 हो जाएगा कितना, अच्छा जरूरत नहीं है, ये ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो इतना आ जाएगा इक्वल टू 17, और एक नीचे 2 था ही, a प्लस 3d इक्वल टू 17, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक और इक्वेशन यहाँ से हमें भी मिल जाएगा, तो S17 इक्वल टू हमें गिवन है 714, तो 17 Sn की जगह क्या लिख देंगे, n/2 2a प्लस 17-1 क्या हो जाएगा आपका 16, D इक्वल टू 714, तो 17 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 42 टाइम्स, फिर ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अगर 2 कॉमन ले लेंगे आप तो ए बच जाएगा, और 16D में से एक कॉमन ले लेंगे तो 8D बच जाएगा इक्वल टू 42, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे x प्लस 3y इक्वल टू 17 और x प्लस 8y इक्वल टू 42, बस a और d को आप xy समझ लो और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास मेथड है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सारा हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पढ़ चुके हैं। तो क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, तो सेकंड इक्वेशन है अपना a प्लस 8d इक्वल टू 42, और फर्स्ट इक्वेशन है आपका a प्लस 3d इक्वल टू 17, माइनस करते हैं तो ये कैंसिल आउट, 8d माइनस 3d कितना हो जाएगा 5d, एंड 42 माइनस 17 कितना हो जाएगा 25, तो d कितना हो जाएगा, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो d का वैल्यू आ गया 5, और d जैसे ही 5 आ गया तो फर्स्ट इक्वेशन में हम d के जगह 5 रख देते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन है क्या a प्लस 3d, तो d के जगह 5 इक्वल टू 17, 3 इंटू 5 इज 15, उधर 17 में से 15 माइनस हो गया तो a का वैल्यू आ गया 2।
तो अपना ए निकल गया और डी निकल गया, ठीक है। अब एस एन कैसे निकलेगा, यहाँ ए के जगह रख दो 2 और डी के जगह क्या रख दोगे 5। तो देयरफॉर एस एन इक्वल टू n/2, ठीक है। That's 2a beyond my abilities at the moment. Landscape. Home. Easy canvas. Voiceover off. ठीक है 2a प्लस n-1 इंटू डी के जगह रख दिया 5, तो हो गया n/2 और a के जगह 2 रखना था तो यहाँ 2 रख दिया 2 इंटू 2 4 प्लस 5n माइनस 5, तो हो जाएगा n/2 5n माइनस 1, n/2 इंटू 5n माइनस 1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बात समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था। फॉर्मूला लर्न है तो कोई डिफिकल्ट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी, एक एपी दिया है, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। अब इस एपी के हमें कितने टर्म्स लेने चाहिए कि उनका सम 78 आ जाए, ठीक है। तो हो सकता है 10 20 कुछ ऐसे टर्म्स ले लेंगे और उनका सम 78 आ रहा होगा। मतलब कितने टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स, मतलब अपने को n पता करना है ना, कितने, लेट n टर्म्स आर टेकन। और अगर हम n टर्म्स ले रहे हैं तो इन्होंने हमें Sn का वैल्यू भी दे रखा है। सम कितना आना है 78 और साथ में इसने बोला एक्सप्लेन द डबल आंसर। तो इसके दो आंसर आने वाले जिसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और एनसीईआरटी का इसमें लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि और क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ से हम लोग गैदर कर सकते हैं। एक तो इसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है हमें 724 और डी सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, तो ये अपने को गिवन है -3। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है आपका n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये Sn का फॉर्मूला होता है। अब देखिए Sn का वैल्यू गिवन है 78, n हमें पता करना है, a का वैल्यू है 24 और d का वैल्यू है -3। हमने रख दिए हैं, 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 78 इंटू 2 हो जाएगा 156, 2 इंटू 24 48 -3n प्लस 3, 48 प्लस 3 मिलके हो जाएगा आपका, और एक n यहाँ पे है ऑलरेडी, ठीक है। तो 48 प्लस 3 मिलके हो जाएगा 51 और n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 51n और n और -3n मल्टीप्लाई हो जाएगा -3n स्क्वायर, इधर 156। कोई अब देखो, अब क्वेश्चन सॉल्व करते ना समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, खासकर इक्वेशन सॉल्व करते समय अगर हर नंबर, हर कोफिशिएंट्स जो है इक्वेशन के अंदर वो किसी कांस्टेंट से डिवाइड होना चाहिए, हो रहा हो तो कर दीजिए। इससे ना नंबर हल्के से हो जाते हैं और अपना मन हल्का हो जाता है, मतलब वी कैन वर्क विद देम इजिली, ठीक है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सारे टर्म्स जो हैं वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। कैसे पहचान रहे हैं 3 से डिविजिबल है, तो इनका सम 5 + 6 + 1 तो 12, जो 3 से डिवाइड होगा 5 + 1 6, वो भी 3 से डिवाइड होगा और ये तो 3 से डिवाइड हो ही रहा है। तो डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाई 3, अगर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 52 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 17 हो जाएगा और ये तो 1 हो जाएगा। अब सभी को LHS में ले आते हैं। अब क्या करना है, इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग तो जानते हो नहीं यार कैसे करते हैं, नहीं भी जानते हो तो अगर मिडल टर्म स्प्लिटिंग में परेशानी है तो आप सीरीधराचार्य फार्मूला लगा दिया करो। तो अब n² इंटू -52 तो आ रहा है -52 को इस तरीके से ब्रेक करो कि ये -17 आ जाए। तो मेरे ख्याल से ये तो बड़ा ही ईजी है कि 52 को 13 इंटू 4 लिख देना है ना, तो 13n - 4n - 52 इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, n को कॉमन ले रहा हूँ, तो n - 13 और इसी ब्रैकेट को दोबारा यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ -4 रख देते हैं तो इक्वल टू 0 आ रहा है आगे। अभी इस पूरे से मैं कॉमन निकालिए बाहर, n - 13 ये आ गया n - 4 इक्वल टू 0। अब इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो n का वैल्यू 13 आ जाएगा और n - 4 को आप 0 से इक्वेट करेंगे तो n का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो n का 2 वैल्यू तो आ रहा है भाई, मतलब इसके 4 टर्म्स को ऐड करो
फिर भी आपका आंसर जो है ना वो 4 को भी ऐड करें तो 78 आएगा और 13 को भी ऐड करें तो 78 आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है ना? तो ऑप्शन में तो सिर्फ 13 है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमें दो आंसर को एक्सप्लेन करना है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो सिंपल सा लॉजिक है यार। मान लो कोई ए पी है, A1 A2 A3 A4, इन सब का सम किया और 78 आ गया। 4 टर्म्स को सम किया और 78 आ गया। आगे के टर्म्स हैं A5 A6 A7 अप टू A13, और मैंने इन सब को सम किया फिर भी 78 आ रहा है। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं यार? सिंपल कंक्लूजन है कि इन सब को सम करने पे पक्का 0 आ रहा होगा, है ना? क्योंकि 78 में आगे अगर इसका सम एक 1 भी आ रहा था, आ रहा होता ना सबका सम, तो 78 प्लस 1 79 हो जाता, लेकिन कुछ भी नहीं भरा। मतलब इसका मतलब है A5 टू A13 जो टर्म्स है उन सबको सम करने पे आंसर 0 आ रहा है। सिंपल सा है। ये मत समझ लेना कि ये सब 0 है, नहीं, ये 0 सबके सब नहीं है। इसमें कुछ टर्म्स पॉजिटिव है, कुछ टर्म्स नेगेटिव है, जिनको हम ऐड कर रहे हैं तो वो 0 हो जा रहा है, मतलब हो गया उसका सत्यानाश। ठीक है, तो इसको ध्यान रखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे अब इसमें बहुत सारा पार्ट है, तो सारा पार्ट तो हम नहीं करेंगे, चलिए देखते हैं कितना पार्ट आपके लिए हम कर पाते हैं। लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट टाइप है, इसलिए मैंने इसको अलग से उठा के डाला इसमें, इसके अंदर। फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 200। बिटवीन आ गया 1 एंड 200, तो ना 1 को लेंगे ना 200 को लेंगे। व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 3। 1 और 200 के बीच में 3 का मल्टीपल क्या क्या है यार? 3 6, 3 का टेबल पढ़ते जाते हैं। और लास्ट नंबर कौन सा होगा? जो आप क्या करो, 3 के टेबल में 200 से पहले कौन सा नंबर आता था? आप 3 से इसको 200 को डिवाइड करो। 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसमें से 2 माइनस कर दीजिए। 198 जो होगा ना, पक्का 3 के टेबल में आता होगा। जितना रिमाइंडर आया वो माइनस कर दो। अब इन्हीं का सम करना है, तो इसको सम नहीं कर लोगे यार? कितने टर्म्स हैं इसमें? कितने टर्म्स हैं? अच्छा, ये तो 66 टाइम्स आ रहा है। 3 1 जा 3 2 जा, 3 को 66 से मल्टीप्लाई करोगे तो n का वैल्यू हो गया 66, a का वैल्यू 3, d का वैल्यू भी 6 माइनस 3। फॉर्मूला पता है, ये पता है, डी पता है, रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा काम आप भी कीजिए। दूसरा पार्ट क्या है? विच आर मल्टीपल ऑफ 7। सेम कॉन्सेप्ट, 7 का टेबल, 7 4 7 14 21, ऐसे करके 7 से 200 को डिवाइड करो। ओ 4 रिमाइंडर आ रहा है, इसमें 4 माइनस कर दो, तो लास्ट नंबर जो होगा 196 होगा, जो 7 के टेबल में आ रहा है 200 से पहले। ठीक है, तो अब इनको सम करना है, तो a का वैल्यू कितना है इसमें? 7, d का वैल्यू भी 7, और n का वैल्यू कितना आ जाए? कितने टाइम्स आ रहा है ये? 7 के टेबल में 28 टाइम्स आएगा, तो n का वैल्यू 22। सम नहीं कर लोगे तो लगा लेना फॉर्मूला। हाँ, आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 एंड 7। अब वैसा नंबर जो 3 से भी डिवाइड हो और 7 से भी डिवाइड हो, मतलब 3 और 7 दोनों से डिवाइड हो, मतलब 3 इंटू 7 21 से डिवाइड होना चाहिए हो। तो 21 का टेबल पढ़ दो यार, 21 42 63, ऐसे करते करते लास्ट नंबर कौन सा आएगा? फिर से 200 को हम डिवाइड करते हैं इससे। सॉरी, ये डायरेक्ट 189, तो 11 आ रहा है, तो 189 लास्ट नंबर होगा। 11 माइनस कर दीजिए तो उसके टेबल में आ जाए। कितने टाइम्स आए हैं? 9 टाइम्स। n का वैल्यू 9 हो गया, a का वैल्यू 21 हो गया, d का वैल्यू भी 21 हो गया, क्योंकि 21 का टेबल चल रहा है। फोर्थ पार्ट, मल्टीपल ऑफ 3 और 7। यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। जो मल्टीपल ऑफ 3 भी हो, 3 हो या 7 हो, दोनों को ऐड कर लो। तो यहाँ पर क्या करोगे, कैसे सोचोगे? ये थोड़ा ट्रिकी है। बढ़िया क्वेश्चन। 3 और 7 दोनों से हो, तो इसके लिए क्या करो, या
मैं आपको आंसर तो आ चुका है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। 3 और 7। तो सिंपल सा बच्चों के मन में क्या कुछ आता है कि सर हमने इधर 3 वाले का सारा सम कैलकुलेट कर रखा है, 3 से कितने नंबर है 1 और 200 के बीच में जो 3 से डिविजिबल है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मान लो आ गया x1, वो सारे नंबर जो 3 से डिविजिबल है। अच्छा, और वो सारे नंबर जो 7 से डिविजिबल है, वो क्या आ जाएगा आपका, इस जो सारे नंबर 7 से डिविजिबल है, मान लो इसका आंसर x2 आया है। और अपने को बोला है 3 और 7, तो x1 वो सारे नंबर आ गए जो कि 3 से डिविजिबल है। अब 7 वाला भी चाहिए, x2, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर x2 है सपोज, तो x1 प्लस x2 कर दिया। तो ये सारे वो नंबर्स है जो 3 से डिविजिबल है, और ये सारे वो नंबर्स है जो 7 से डिविजिबल है। लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा काउंट कर लिया आपने, कुछ नंबर्स को 2 बार काउंट किया है। खुद से सोच को देखो, किसको 2 बार काउंट कर लिया है आपने, 2 बार इसे काउंट किया है। अब कुछ नंबर हैं जो 3 से भी डिविजिबल है और 7 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल के लिए देख लो कि ले लो 21, 21 तो इसमें भी आया होगा और 21 इसमें भी आया है। लेकिन जो नंबर 3 और 7 से डिविजिबल है, तो मैं बोलूँगा 3 और 7 से डिविजिबल नंबर है 3, 6, 9, ये सारा बोल दिया। 21 यहाँ तो ऐड कर ही लिया था, और 7 से भी डिविजिबल में भी 21 ऐड कर लिया। तो 21 को हमने 2 बार ऐड कर लिया ना यार, है ना। जैसे तुम्हारे क्लास में बोलूँ, ऐसे कौन से बच्चे हैं जो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं? कितने बच्चे हैं जो चाय या कॉफ़ी पीते हैं? तो चाय वाले 10 हो गए कुछ बच्चे, और कॉफ़ी वाले सपोज 12 हो गए। तो उसमें से 6 बच्चे ऐसे जो चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी में भी पीते हैं। तो दोनों में हैंड रेज कर दिया, समझ रहे हो। तो 12 प्लस 10, मैं बोला कि 22 स्टूडेंट्स हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, और 22 बच्चों के लिए हमने मंगा लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें से कुछ बच्चे जो है, मान लो 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाय कॉफ़ी दोनों में हाथ उठाए, तो 6 कप एक्स्ट्रा आ गया ना यार, जो कि नहीं आना चाहिए था, है ना। चाय और कॉफ़ी तो दोनों में, जो दोनों पीते हैं उनके लिए या तो चाय आएगा या कॉफ़ी आएगा, दोनों नहीं मंगाना ना अपने को। तो जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड हो रहा है, वो 2-2 बार आ जाएगा, लेकिन उसको एक एक बार ही आना चाहिए। तो जो दोनों से डिवाइड हो रहा है, उसको क्या करो, एक बार माइनस कर दो। जैसे मान लो 12 बच्चे चाय पीते हैं, 10 बच्चे कॉफ़ी पीते हैं, तो 22 आ गए। और 6 बच्चे जो ऐसे हैं जो दोनों में हाथ उठा रहे हैं, तो -6 करो ना यार। 22 में से -6 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 16। मतलब 16 कप ही आप मंगाओ, सारे बच्चे का हो जाएगा, क्योंकि 6 बच्चे दोनों में हैंड रेज कर रहे थे। तो अब यहाँ पर हमें क्या है, अब ऐसे कौन से बच्चे हैं जो 3 में भी हैंड रेज कर रहे हैं और 7 में भी हैंड रेज कर रहे हैं? ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 3 से भी जाता है एंड 7 से भी जा रहा है? ये तो वही नंबर है ना, थर्ड वाला, 3 एंड 7 दोनों से जा रहा है कि नहीं। तो इनको क्या करो, माइनस कर दो, क्योंकि ये 2 बार हाथ उठा चुके हैं। तो सपोज इसका आंसर हमें मेरा आया था x3, तो उस आंसर में से आप x3 को माइनस कर दो। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो सिंपल याद रखो कि इस तरह का कोई भी आ जाए 3 और 7, तो फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3, इसको लिखो, प्लस डिविजिबल बाय 7 माइनस जो इन दोनों से डिविजिबल है, 3 और 7 दोनों से डिविजिबल है, उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो आगे से इसको ध्यान रखो। सपोज बोल दिया 5 और 7, तो आप 5, जितने नंबर 5 से डिविजिबल है उसको निकालो, जितने नंबर है 7 से डिविजिबल उसको निकालो। और 5 एंड 7 दोनों से डिविजिबल कितने हैं, 5 एंड 7 दोनों से जो डिवाइड हो रहा होगा 35 से डिवाइड हो रहा होगा। तो 35 से जितने डिवाइड हो रहे होंगे उसको माइनस कर दो, आपका आंसर है। इस पार्ट को भी मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट 3 पार्ट्स करने के बाद इसका आंसर सिर्फ पहले 2 का सम और लास्ट वाले को माइनस कर दो। आगे बढ़ते हैं। प्रूव्ड बेस्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एसन। अब ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें प्रूव करने के लिए बोलता है, और इसमें बच्चे बहुत घबराते हैं कि सर प्रूफ वाले क्वेश्चन हमें एपी में नहीं हो पाता है। तो अभी होगा ना, मैं बताता हूँ कैसे होता है। द रेशियो ऑफ सम ऑफ पी एंड क्यू टर्म्स ऑफ एन एपी। देखो, एक एपी है, उसके सम ऑफ पी टर्म्स एंड सम ऑफ क्यू टर्म्स का जो रेशियो है,
वो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर है। सो दैट रेशियो ऑफ देयर पी एथ टर्म है ना, ए पी एंड ए क्यू है ना, ए एन मतलब एन एथ टर्म, तो ए पी मतलब पी एथ टर्म, ये जो रेशियो है वो आपका 2p-1 डिवाइडेड बाई 2q-1 है। ऐसा हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको क्या करता हूँ मैं, यहाँ से उठा के यहाँ ले आता हूँ। इसको हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे तो हम काम करने वाले हैं। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है कि ए पी इज टू ए क्यू इज, ये क्वेश्चन बहुत बच्चे को समझ नहीं आता है, तो मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ थोड़ा समझो बात को, और थोड़ा डिफिकल्टी तो होता है, लेकिन आपको इसके लिए मेन आपको समझना है कि इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है, हाउ एन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी डिफर। तो इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या है, मान लो जैसे 2x + 5 = 9 है, ठीक है, या इजी ले लेते हैं, जब समझाना ही है तो इतना डिफिकल्ट क्यों लेना है। जैसे x + 5 = 9 है, ठीक है, ये है मेरे पास। अब इसमें x का वैल्यू अगर आप, और मान लो इधर 2x है, तो x का वैल्यू कुछ भी रखोगे तो सेटिस्फाई ये नहीं करेगा, ठीक है। जो इसका सोल्यूशन होगा वो अगर x का वैल्यू हम LHS RHS में दोनों में साइमल्टेनियसली रख देंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे मैं x का वैल्यू 1 रख दूँ तो LHS RHS दोनों में, तो 1 + 5 = 9 + 2 × 1 यार 6 = 19, तो बिल्कुल ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 6 = 19 हो नहीं सकता, तो x = 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। लेकिन वही x = -4 रख दे हम इसके अंदर, अगर इस इक्वेशन के अंदर x की जगह -4 रख दे तो LHS में -4 + 5 और RHS में 9 + 2 × -4, तो ये कितना होगा, -4 + 5 1 और 2 × -4 -8, 9 -8 कितना हो जाएगा 1, देखो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इक्वेशन में x का सारा वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करता। अगर वही आइडेंटिटी ले लेते हैं, सपोज x + 1 का होल स्क्वायर = x² + 1 + 2x, ये आइडेंटिटी। अब इसमें x का वैल्यू कुछ भी रखो, 1 रख दिया मान लो, तो 1 + 1 LHS में कितना आ जाएगा, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, और ये 1² ये +1 + 2 × 1, तो यार 4 = 4, हाँ ये करेक्ट है, ये सेटिस्फाई कर। अब x का वैल्यू कुछ भी रख लो तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी कैसे पहचानते हैं, जो LHS में लिखा रहता है वही RHS में लिखा रहता है, बस उसका फॉर्म चेंज होता है, क्योंकि इक्वेशन में ऐसा नहीं होता। तो ध्यान रखना कि आइडेंटिटी के अंदर हम वेरिएबल का कोई भी वैल्यू LHS RHS दोनों में साइमल्टेनियसली रख सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होना है। चलो, अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में आपको गिवन है SP डिवाइडेड बाई SQ = P²/Q²। अब SN का फॉर्मूला होता है n/2 + 2a + n - 1 × d। SP के जगह आप क्या कर दो, P/2 + × 2a + P - 1 × d कर दिया, इक्वल टू गिवन है आपका P²। और नीचे गिवन है SQ, तो SQ में SN में n की जगह आप Q रख दीजिए, ये हो गया Q - 1 × d इक्वल टू Q²। और दोनों डिवाइड है तो डिवाइड में कर दिया। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, इस P से ये P चला गया, Q से Q चला गया, इतना तक तो आ गया, ठीक है। और हमें लाना है AP। अच्छा, AP AN का फॉर्मूला था A + n - 1 × d। AP मतलब क्या, A + P - 1 × d डिवाइडेड बाई AQ को लिखेंगे A + Q - 1 × d इक्वल टू 2P - 1 डिवाइडेड बाई 2Q - 1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि ये एक आइडेंटिटी है, दिस इज एन आइडेंटिटी, मानते हो कि नहीं मानते हो, क्यों। LHS हमें RHS में क्वेश्चन बोला था कि
एस पी अपॉन एस क्यू का रेशियो है आर एच एस। मैंने एल एच एस में भी क्या किया, एस पी और एस क्यू का फॉर्मूला लगा के उन्हीं दोनों का रेशियो लिख रखा है। तो एल एच एस में भी एस पी डिवाइडेड बाई एस क्यू का फॉर्मूला है और आर एच एस में उसी दोनों का रेशियो है। तो एल एच एस में भी एस पी बाई एस क्यू का रेशियो है यूजिंग फॉर्मूला, और आर एच एस में भी एस पी बाई एस क्यू का रेशियो है जो क्वेश्चन में गिवन है। मतलब जो एल एच एस में वही आर एच एस में, मतलब दिस इज एन आइडेंटिटी, और इसमें हम वेरिएबल का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं प्रोवाइडेड एल एच एस आर एच एस दोनों में साइमल्टेनियसली रखे। अच्छा, तो चलो ये हमें गिवन है, एक आइडेंटिटी हमें क्वेश्चन में दे दिया, और दिस इज माई टारगेट, दिस इज माई टारगेट, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, यहाँ हमें पहुंचना है। तो अब अपने टारगेट को ध्यान से देखते हैं। तो क्या है, ए ए, यहाँ है 2a मैच नहीं कर रहा है। हम क्या करते, ऊपर नीचे दोनों से 2 कॉमन ले लेते हैं। क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि मेरे टारगेट में ए का कोफिशिएंट 1 है, 2 मल्टीप्लाई नहीं है ए के साथ। तो मैं यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेता हूँ और यह आ जाएगा p माइनस 1 इंटू डी बाई टू, और यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेता हूँ तो यह आ जाएगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बाई टू इक्वल टू पी अपॉन क्यू। इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब यहाँ तक तो आ गए। अब इसका दोनों का शकल बहुत मैच करने लगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर p माइनस 1 इंटू डी है, यहाँ p माइनस 1 इंटू डी बाई टू है। ये बाई टू को यहाँ लिख लेते हैं, इस बाई टू को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसका शकल मैच कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ p माइनस 1 अपॉन टू है और यहाँ पर p माइनस 1 है, यहाँ q माइनस 1 अपॉन टू है और यहाँ q माइनस 1 है। लेकिन हमारे पास फ्रीडम इसमें क्या है, p एंड q आर अननोन्स, और p और q का वैल्यू, p और q आर वेरिएबल, और p और q का वैल्यू LHS RHS में हम सेम रख सकते हैं। अगर इसमें p का वैल्यू 1 रखे तो इधर भी p का वैल्यू 1 रखना पड़ेगा, p का वैल्यू इधर 5 रखे इधर भी p का वैल्यू 5 रखना पड़ेगा, अगर इधर q का वैल्यू 9 रखे तो इधर भी q का वैल्यू 9 रखना पड़ेगा। लेकिन 5 9 2 क्यों रखेंगे वही जो हमें टारगेट तक पहुंचा दे। तो हमें p माइनस 1 बाई टू का वैल्यू, हमें p माइनस 1 अपॉन टू का वैल्यू ऐसा रखना है कि ये p माइनस 1 अपॉन टू किसके इक्वल बन जाए, p माइनस 1 के इक्वल बन जाए। ठीक है, अब ये दोनों p अलग अलग है, ये वाला p और ये वाला p अलग अलग है, तो मैं यहाँ से इस p का वैल्यू निकाल लेता हूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से यहाँ चला गया 2p माइनस टू, ये है p माइनस 1, और p का वैल्यू आ गया 2p माइनस टू प्लस 1, तो p का वैल्यू आ रहा है 2p माइनस 1। अगर मैं इसमें p के जगह 2p माइनस रख दूं, p के जगह 2p माइनस 1 रख दूं, तो पक्का p माइनस 1 बन जाए, ये वाला जो है ना वो p माइनस 1 बन जाएगा। सिमिलरली q माइनस 1 बाई टू का वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, q माइनस 1 के इक्वल। इसके लिए मैं q का वैल्यू निकाल लेता हूँ, 2q माइनस 2, और यहाँ से q का वैल्यू आ गया 2q माइनस 2 में माइनस 1 इधर आ गया तो माइनस 2 प्लस 1, तो 2q माइनस 1। तो ध्यान रखा, p के जगह इसमें रख देते हैं, p के जगह हम रख रहे हैं 2p माइनस 1 और q के जगह रख रहे हैं 2q माइनस 1। LHS RHS दोनों में रखना पड़ेगा और इस सीधा ये रिजल्ट आ जाएगा। क्यों रख रहे हैं, मैंने बोला कि p का वैल्यू ऐसा रखो इसमें कि a जो है इसके इक्वल बन जाए, तो a जो है इसके इक्वल बन जाए, इसलिए हमने इसको सॉल्व कर लिया। सिमिलरली q माइनस 1 बाई टू का में q का वैल्यू ऐसा रखो कि ये इसके इक्वल बन जाए, और उसको मैंने सॉल्व कर लिया। तो अब इसमें रखते हैं a प्लस p के जगह रखने वाले हैं इसमें 2p माइनस 1 और एक माइनस 1 और है बाई टू इंटू डी, लेकिन LHS RHS दोनों में रखना है, तो p यहाँ भी p की जगह 2p माइनस 1, इधर a प्लस q की जगह रख रहे हैं 2q माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी, और इधर रख देते हैं 2q माइनस 1। ये इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल टू का साइन अच्छा से दे देते हैं, नहीं तो आपको बाद में कंफ्यूजन होगा। ये इक्वल टू है। अब इससे हुआ क्या,
2p मिलके कितना हो गया -2, 2p-2 इन दोनों से a प्लस 2p-2 से 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा p-1 इंटू डी, और नीचे एक 2 है, और यहाँ भी 2q-1 मिलके कितना हो जाएगा 2q-2, यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा q-1/2 इंटू डी इक्वल टू 2p-1 डिवाइडेड बाई 2q-1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो कहाँ पहुँच गया, ये क्या है a प्लस p-1 इंटू डी, क्या यही है, और ये क्या बन गया a प्लस q-1 इंटू डी, क्या यही है, तो ये है क्या, ये दिस इज AP, ये फार्मूला है a प्लस p-1 इंटू डी इज फार्मूला ऑफ AP, तो ये आपका आ गया, ये आपका आ गया AP, और नीचे फार्मूला a प्लस q-1 इंटू डी, ये फार्मूला है AQ का, इक्वल टू 2p-1 डिवाइडेड बाई 2q-1। हमारा प्रूफ हो गया, थोड़ा बिल्कुल डिफरेंट प्रूफ था, लेकिन मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया है, ठीक है। नहीं समझ में आया है दोबारा वीडियो देख लो, एकदम समझ में आ जाएगा, ये इसका बेस्ट सोल्यूशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सम बेस्ड और भी क्वेश्चन कर रहे हैं। लेट सम ऑफ फर्स्ट n 2n and 3 terms of an AP are S1 S2 S3 respectively। एक AP है जिसका सम ऑफ n टर्म्स जो गिवन है वो S1 है, सम ऑफ 2n टर्म्स S2 है, और सम ऑफ 3n टर्म्स S3 है। तो हमें प्रूव करना है S3 इक्वल टू 3 टाइम्स S2 माइनस S1। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो S3 की जगह क्या रखोगे, Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ आपको रख देना है 3n, तो LHS S3 इक्वल टू S3n, तो ये हो जाएगा n/2 मतलब 3n/2, 2a प्लस n-1 मतलब 3n-1 इंटू डी, ये आ गया अपना LHS। अब आते हैं RHS में, RHS है S2 माइनस S1, तो S2 क्या है S2n, S2n को क्या लिख देंगे n/2 2a प्लस n-1, n के जगह रख दो 2n-1 इंटू डी, और S3 है आपका, सॉरी S1 है आपका Sn, तो Sn को क्या लिख देंगे n/2 एंड 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आ गया। अब S3 S2 S1 हमने निकाल लिया, बस इसमें वैल्यू रखो, LHS तो कर ही चुके हैं, RHS में वैल्यू रख देते हैं। तो RHS क्या है S3 इक्वल टू 3 टाइम्स S2 के जगह रख देते हैं इसको, ये 2 से 2 चल जा चुका है, तो S2 के जगह रख दो n इंटू 2a प्लस 2n-1 इंटू डी माइनस S1 की जगह रख देते हैं इसको n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इनको सिंपली सम करो और सीधा का सीधा ये आ जाएगा आपका। तो क्या करते हैं, 3 को ये रहने देते हैं, n से इसको मल्टीप्लाई करो 2an, और ये n 2n है और ये कितना है, ठीक, इन दोनों से क्या करते हैं, इन दोनों से पहले हम n बाहर ले लेते हैं, ठीक है, इन दोनों से हम n बाहर ले लेते हैं। किन दोनों से यार n बाहर ले रहे हैं, यहाँ से और यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं, n बाहर आ गया, ठीक है, तो ये बच गया आपका 2a प्लस 2n-1, तो ये हो जाएगा 2n से d को मल्टीप्लाई कर दो 2nd माइनस डी, यहाँ से n बाहर चला गया, यहाँ है -1/2, इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो -1/2, तो -2a/2 और -1/2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस n/2 तो बाहर जा चुका है ना, -1/2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था n इंटू डी, तो -nd/2, और ये आ रहा माइनस डी में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस d/2, ये हो गया। अब आ गया 3, और n तो बाहर है पूरे से, हाँ n 2a एंड माइनस a कितना हो जाएगा a 2nd माइनस d माइनस इतना, देखो ये क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या कर लेते हैं इसमें, इन सब से d बाहर ले लेते हैं, तो d अगर बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2n, ये हो गया -1,
यहाँ से डी हो गया -n/2 और ये हो गया हाफ। बस सिंपल मैथमेटिक्स है यार। ए इंटू डी और 2n माइनस n/2 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 3n/2 और -n/2 -1 और प्लस हाफ, तो ये हो जाएगा -1/2। अब क्या करते हैं, इस पूरे का आप ले लो क्या, एलसीएम। तो एलसीएम ले लोगे तो ये पूरे का एलसीएम आ गया 2, वे 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया इंटू डी इंटू 3n-1। ये तो यही है, देखो 3n ये बाई 2 है प्लस 2a इंटू 3n-1 इंटू डी, तो सेम आ गया। तो यू कैन राइट LHS इक्वल टू RHS। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी वीडियो में कर रखा है, बस इन सब जगह पे आपको फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज आर दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म। बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पर किया है, ऐसा ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स 2 का दे दिया है Sn, बस अब Sn1 Sn ले लो, एक को S डैश n ले लो, ये हमें दे दिया है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी और 2 AP है ना, तो इसमें क्या कर दो, कैपिटल n ले लो और कैपिटल D ले लो, ये इससे इसको चला गया, ठीक है। ये गिवन है और हमें प्रूव करना है उसके mth टर्म का सम, am डिवाइडेड बाई a डैश m। तो am का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस m-1 इंटू डी और ये हो जाएगा a प्लस m-1 इंटू डी। मैंने 2 AP है और दोनों का, एक का फर्स्ट टर्म मैंने a माना है, दूसरे का फर्स्ट टर्म स्मॉल a, दूसरे का फर्स्ट टर्म कैपिटल A। पहले का कॉमन डिफरेंस स्मॉल d, दूसरे का कॉमन डिफरेंस कैपिटल D माना है। तो a हमें गिवन है और a हमें प्रूव करना है, बिल्कुल उसी की तरह। अब इन दोनों जगह से आप क्या लोगे, 2 को कॉमन ले लो, ठीक है, उसको कैंसिल आउट कर लो तो फटाफट कर ही देते हैं यार। और a हमें गिवन है, कितना गिवन है, 3n+1 डिवाइडेड बाई 4n+3, तो एक आइडेंटिटी हो गया। मैंने 2 कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस n-1 इंटू ये आ गया, 2 कॉमन इससे लिया और इससे भी 2 कॉमन ले लिया, तो आ गया a प्लस n-1 अपॉन डी इंटू कैपिटल डी। क्यों 2 कॉमन ले लिया, कि हमें a लाना है ना, a वाला लाना है, तो अब ये तो मैच हो गया। अब हमें n-1 अपॉन 2 की जगह क्या आ जाना चाहिए, m-1, तो बस आप क्या कर दो, n-1 अपॉन 2 की जगह क्या आ जाए, m-1 ऐसा आ जाए, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। अब यहाँ से n का वैल्यू निकाल लो, तो n मल्टीप्लाई करोगे तो n-1 आ जाएगा 2m-2, यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा 2m-2 प्लस 1, तो n का वैल्यू आ गया 2m-1। अब n की जगह यहाँ भी 2m-1, यहाँ भी 2m-1, यहाँ भी 2m-1 और यहाँ भी 2m-1 आ जाए, रख दो। तो ये जो आ जाएगा आपका, रखने से ये आ जाएगा a प्लस m-1 इंटू डी और ये आ जाएगा a प्लस m-1 इंटू कैपिटल डी और यहाँ रख दोगे तो आ जाएगा 2m-1। थोड़ा वर्कआउट कर लेना, वैसे मैं सारा चीज़ लिख ही दिया हूँ इसमें। 2m+1 इंटू 3, ये कितना आ रहा है, 6m-3 प्लस 1, तो आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 8m प्लस 4, 2m-1 ना, हाँ, 8m -4 और प्लस 3, तो -1, ये अपना आंसर आ जाएगा। और ये है क्या, यही तो पहला एपी का mth टर्म है और ये दूसरे एपी का mth टर्म है, प्रूव हो गया। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन था, ठीक है। आप एक बार दोबारा उस क्वेश्चन को नहीं समझ में आए तो करके और इसको कर लेना, ये उस बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है, मैं इसलिए करवा रहा हूँ इतना डिटेल में। अब चलो आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग पार्ट कवर कर लेंगे। अब वर्ड प्रॉब्लम है एपी का, ठीक है, तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स रह गए हैं जिसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ओके, छोटा सा वीडियो बनेगा नेक्स्ट वाला। ओके।